अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-आफ़ियत से होंगे। दिस साइड फैसल जमीम। अच्छा, आप लोगों को वॉइस आ रही होगी मेरी? थोड़ा-सा इंतज़ार कर लें 2 मिनट, उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला सेशन को स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे फ़ाइका मैम के पास सेशन है और ये फैसल सर कहाँ से बोलने लग गए। लोग अभी जॉइन कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता किसी का कुछ मिस हो, तो हम 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, ताकि सब लोग जॉइन कर लें। देन हम इंशाअल्लाह ताला सेशन को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है सो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे जल्दी से। ओके। ओके, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं वो अपनी कॉपी एंड पेन ले लें एंड बाकी जो पर्सन्स नहीं आए काइंडली उनकी अपलाइंस जाके उनको एक्टिव करें और जल्दी से सेशन में लेके आएं, ठीक है? सो सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स हो गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। दिस सेड फाइका नाज, बेसिकली मैं अटक सिटी से बिलोंग करती हूँ एंड उसके साथ साथ मैंने एफएससी की हुई है एंड देन अब मैं टोटली अपना टाइम जो है वो ग्रोवे ग्लोबल को देती हूँ, ठीक है? आज का सेशन आपको पता है कि इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप पे है। बट आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस हमारा सेशन था उसको थोड़ा सा रिकॉल करूंगी मैं एंड उसके साथ साथ सबसे पहले कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ पर्सन उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट वर्किंग पे आ जाते हैं, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जब भी आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आपने अपने आप को उस काम के मुताबिक ढालना होता है, ठीक है? लाइक अपने आप को वैसा बनाना होता है जो उस काम में सक्सेसफुल हो सके या कामयाब हो सके। अब वो किस तरह, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आ जाएगा। अब बहुत से पर्सन ऐसे हैं जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है बट वो फिर भी इस फील्ड में अनसक्सेसफुल होते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है? एंड बहुत से पर्सन ऐसे हैं कि जिनके पास नॉलेज नहीं होती, वो तो चलो अनसक्सेसफुल नहीं होते, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर आपके पास नॉलेज है फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो उसकी मेन वजह क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। अच्छा, एक छोटी सी स्टोरी है। इंडिया में एक आदमी रहता है जिसका जो बेटा होता है वो टेनिस खेलता होता है, ठीक है? तो एक दिन उस आदमी के पास उसका दोस्त आता है एंड उसका दोस्त उससे पूछता है, उसे पता होता है उसके दोस्त को कि इसका बेटा टेनिस खेलता है। उसका दोस्त उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है, क्या वो टेनिस वगैरह खेलता है? तो वो आदमी कहता है जी माशाल्लाह से अच्छा वो टेनिस खेलता है, बट बात ये है कि 90% तो उससे आता है खेलना, बस 10% उसका कंप्लीट नहीं हो रहा। लाइक फोरहैंड मार लेता है, बैक हैंड मार लेता है, स्मैचिंग कर लेता है, बट फिर भी जो 10% है ना वो उससे रिकवर नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे कोई ऐसी अकेडमी भी नहीं है कि मैं अपने बेटे को टेनिस का वो 10% रिकवर कर पाऊँ। अच्छा, उसका फ्रेंड उसको मशवरा देता है, उसको ये कहता है कि चलो इस तरह करो कि बेंगलोर में एक अकेडमी है, तुम इस तरह करो कि अपने बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो जाओ कुछ मंथ एंड अपने बेटे को वहां पे अकेडमी डाल देना, जिसका 10% है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और वो 100% उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएगा। आदमी जो वो कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे बहुत कारोबार है एंड घर बार है, मेरी फैमिली रहती है वो। उसने कहा कि देखो, लाइफ में अगर कुछ करना है, अगर तुम अपने बेटे को किसी काबिल बनाना चाहते हो, एक फील्ड में सक्सेसफुल करना चाहते हो, तो आपको तो ये चीज करनी पड़ेगी। तो वो कहता है कि ठीक है। वो शिफ्ट हो जाते हैं बैंगलोर में। अब जब बैंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं तो 1 महीना गुज़रता है, 2 महीने गुज़रते हैं, 3 महीने गुज़रते हैं, बट वहाँ पे जो ट्विटर होता है, जो अकेडमी का हेड होता है, वो क्या करता है कि उस लड़के को टेनिस नहीं पकड़ाता, मतलब कि रैकेट नहीं पकड़ाता कभी। तो एक दिन क्या होता है कि उस दोस्त का चक्कर लगता है बैंगलोर में, वो उससे मिलता है। तो जब वो उससे मिलता है तो वो कहता है कि भई तुमने मुझे कैसा मशवरा दिया है बैंगलोर आने का? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा बच्चा अकेडमी जाएगा तो उसका 10% रिकवर होगा तो सब कुछ बिल्कुल सेट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे 3 महीने हो गए हम आए हुए हैं, बट उस कोच ने अभी तक मेरे बेटे को रैकेट तक नहीं पकड़ाया। तो वो कहता है कि जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अभी तक तुम्हारे बेटे को रैकेट उस कोच ने नहीं पकड़ाया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कहता है कैसे अच्छी बात है? वो कहता है अच्छा तुम्हारा बेटा करता क्या है एकेडमी में जाके? वो कहता है सुबह से शाम तक जाता है, उसका जो कोच होता है उसको भगाता रहता है, लाइक वो भागता ही रहता है पूरा दिन और वो
वापस घर आ जाता है। तो वो कहता है ये तो और ही बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो कहता है कि ये कैसे अच्छी बात है? तो वो वहाँ पे एक चीज़ उसे कहता है कि देखो काम करने के लिए उसके पास पूरी ज़िंदगी है। बट अभी तुम्हारे जो बेटे की जो 10% कमी है ना, वो उसके स्किल्स में नहीं है। 10% जो कमी है वो इस चीज़ में है कि आपके बेटे की जो बॉडी है ना, उस चीज़ के मुताबिक खुद को उसने नहीं डाला। वो वैसा नहीं बना जिस उस फील्ड में जैसा बंदे को होना चाहिए। तो वो कोच वही 10% उसकी जो खामी है उसको पूरा कर रहा है, ताकि वो 100% उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सके। दैट्स अ पॉइंट कि लाइक आप अगर इस फील्ड में हो, आपके पास 90% नॉलेज है, बट 10% ये है कि आप अनप्रोफेशनल वे से वो नॉलेज आगे कन्वे करते हो, अनप्रोफेशनल अपनी चीजों को यूज करते हो। आपके पास नॉलेज है बट आपको पता नहीं होता कि वर्ड्स किस तरह से यूज करने हैं, अगले को किस तरह से वो चीज बतानी है। तो जब तक आप इस खामी को पूरा नहीं करोगे ना, आप कभी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेकंड मेन पॉइंट, कि अभी चलो मैं कहती हूँ कि आपने खुद को वैसा उस फील्ड के मुताबिक ढाल लिया, नॉलेज भी कर ली, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, 100% आप परफेक्ट हो। बट आपने देखा है कि जब एक एरोप्लेन उड़ता है तो वो 100% पोटेंशियल के साथ उड़ता है, ठीक है। जब भी किसी चीज में उड़ान बढ़नी होती है ना, उसने हवा में जाना होता है, सक्सेसफुल होना होता है, तो वो अपनी 100% एफर्ट्स पुट करता है। हम जो कर रहे हैं ना, 10% देते हैं, कभी 20 देते हैं, कभी 30 देते हैं, कभी 40 देते हैं। तो जब तक हम 100% एफर्ट्स एक साथ पुट नहीं करेंगे ना कंसिस्टेंसी के साथ, हम कभी भी उड़ान नहीं भर सकते हैं, हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। सो सबसे पहले अपने अंदर की जो पोटेंशियल है उसको 100% करो। स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी के साथ 100% दो, आगे जाके बेशक स्पीड को आप डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप कभी भी नीचे नहीं आओगे, बट पीक तक जाने के लिए, उस स्टैंडर्ड तक जाने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए अपनी 100% एनर्जी दो। गॉट इट। तो ये दो चीजों पे आपने फोकस करना है। नॉलेज है तो खुद को देखो कि मैं किस तरह से अगले को कन्वे कर रहा हूँ, मैं किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, क्या मैं प्रोफेशनल नहीं दिख रहा। तो इन चीजों को, अपनी इन छोटी मोटी खामियों को आप तब्दील करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और 100% जब आप अपनी पोटेंशियल लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो आप आते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं जो कि यहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं, बट मोस्टली जो हमारे न्यूली पर्सन है ना, उनको ये नहीं पता कि वर्ड्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड हम यूज करते हैं लीड। बहुत से पर्सन होते होंगे, जब स्टार्ट भी करते हैं तो उनके जो अपलाइंस वगैरह होते हैं, कहते हैं हम आपको लीड्स प्रोवाइड करेंगे। अब उस बेचारे को पता नहीं होता लीड्स क्या होती हैं, या पर्सन ज्वाइन भी कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता लीड क्या होती है। लीड किसे कहते हैं? वो अननाउन पर्सन जिसको आपके बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी हाउ नहीं है, चाहे वो आपका नाउन पर्सन है, चाहे वो आपका अननाउन पर्सन है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों नहीं है, वो आपकी लीड है, ठीक है। मतलब वो पर्सन जिसको आपके बिजनेस के बारे में 0% नॉलेज है, वो आपकी लीड है। अब फर्स्ट होती है हमारे पास लीड। जब हम उसको इनविटेशन देते हैं एंड उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो वो लीड हमारी कन्वर्ट हो जाती है प्रोस्पेक्ट पे, ठीक है। फिर जब हम उस पर्सन को डे 1 में एंड डे 2 में बिठाते हैं, तो वो लीड हमारी कन्वर्ट हो जाती है बिगिनर में, ठीक है। बिगिनर के बाद क्या होता है कि जब पर्सन हमारा सीनियर अप्रोच उस पर्सन की हो जाती है, तो वो लीड हमारी बन जाती है पेंडिंग। और सॉरी, वो बिगिनर हमारा बन जाता है पेंडिंग। फिर जब वो अपना यहाँ पे लेवल डन करता है तो उसको हम कहते हैं जीबीओ, ग्लोबल बिजनेस ऑनर, ठीक है। Recording फर्स्ट है stopped. हमारी लीड, सेकंड है क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्ट, थर्ड है बिगिनर, फोर्थ है पेंडिंग, एंड फिफ्थ वन इज जीबीओ। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दे, सो तो नहीं रहे। अगेन बता दे, मैं जस्ट नेम रिपीट करती हूँ, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फर्स्ट है लीड, सेकंड है प्रोस्पेक्ट, थर्ड है बिगिनर, फोर्थ वन इज पेंडिंग, एंड फिफ्थ वन इज जीबीओ। क्लियर? ओके। अब उसके बाद आते हैं कि सबसे पहला हमारा काम होता है लीड जनरेशन। कल मैम ने आपको वो सारा लीड जनरेट करना सिखाया भी होगा, किस तरह से हम लीड्स को जनरेट करते हैं। थोड़ा सा मैं उसका रिमाइंडर कर दूं। लीड्स दो तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीड्स जो होती हैं वो भी आगे दो तरह की होती हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन।
ठीक है? और इनऑर्गेनिक जो लीड्स होती हैं, वो जस्ट ऑनलाइन होती हैं। सो फर्स्ट जो आपकी लीड है, मैंने बताया 2 तरह की है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लीड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और इनऑर्गेनिक लीड्स जस्ट ऑनलाइन, ठीक है? आज मैं आपको बताऊँगी ऑर्गेनिक लीड्स, आपको पता है क्या होती हैं? कि लाइक हम खुद जब पर्सन्स को अप्रोच करते हैं, जस्ट लाइक हम इंस्टा पे मैसेज ड्रॉप कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे कर रहे होते हैं, एफबी पे कर रहे होते हैं, गूगल के थ्रू पर्सन्स को अप्रोच कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के थ्रू कर रहे होते हैं, यूट्यूब के थ्रू कर रहे होते हैं, मतलब कि हम खुद पर्सन्स को जब अप्रोच करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक लीड्स। और इनऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं? जब पर्सन खुद चल के हमारे पास आता है या पर्सन फॉर्म फिल करता है, उन पर्सन को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स। आज जिसमें मैं डिस्कशन करूंगी कि ऑर्गेनिक लीड्स को किस तरह से इनविटेशन दिया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, ठीक है? ऑनलाइन को भी डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन को भी डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बताती चलूं, इनविटेशन प्रेजेंटेशन नहीं होती है। बहुत से लोग ये करते हैं कि इनविटेशन जब पर्सन की इनवाइट कर रहे होते हैं ना पर्सन को, अब इनविटेशन में जब हम पर्सन को फर्स्ट कॉल करते हैं उसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन दोनों सिमिलर चीजें हैं। ये कह सकते हो कि प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन की एक टाइप है। तो इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेजेंटेशन क्या होती है? जो हमारे 2 डेज के वेबिनार्स है ना, डे 1 और डे 2, उसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। और इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? हमने पर्सन को सिर्फ इतनी नॉलेज प्रोवाइड करनी होती है कि हमारा पर्सन जाके प्रेजेंटेशन ले। बहुत से लोग होते हैं प्रोस्पेक्टिंग में बता देते हैं कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, ज्वाइनिंग, मार्केटिंग प्लान, ईच एंड एवरीथिंग वो बता देते हैं सारा प्रोस्पेक्टिंग में, इनविटेशन में। तो फिर प्रेजेंटेशन रखने का क्या फायदा है? आपने कभी इनविटेशन देखी है किस तरह होते हैं? कोई शादी का इनविटेशन देने आता है तो क्या कहता है? फलानी डेट है, मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, दैट्स इट। वो बताते हैं कि दुल्हन के ये कपड़े होंगे, हमारे ये कपड़े होंगे, वहां पे ये खाना है, यूं एंट्री होगी, ईच एंड एवरीथिंग नहीं। वो आपको इनविटेशन दे के जाते हैं। प्रेजेंटेशन आप खुद वहां पे जाते हो तो वो आपके सामने प्रेजेंटेशन होती है। तो इनविटेशन जस्ट इतनी होनी चाहिए आप लोगों की कि पर्सन आपका डे 1 के डे 2 के सेशन तक पहुंचे, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज आपने उनको प्रोवाइड नहीं करनी। अब वो मैं बताती हूँ कि किस तरह से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, किस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, बट माइंड में ये चीज रखनी है, प्रेजेंटेशन को, इनविटेशन को कभी भी प्रेजेंटेशन के साथ कंपेयर नहीं करना है। ओके, अच्छा, सबसे पहले आते हैं ऑफलाइन इनविटेशन। ऑफलाइन इनविटेशन में आपने कुछ चीजों का सबसे पहले ख्याल रखना है। वो चीजें क्या है? सबसे पहले तो आपका जो बिहेवियर है ना, वो चेंज हो जाना चाहिए। वो किस तरह? कि आप अगर पहले किसी से मिलते थे, तो जैसे ही भी होता था आप उठ के चले जाते थे, मिल लेते थे। अब ऐसा नहीं करना। आपने बाकायदा अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग करके अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। प्रोफेशनल दिखने चाहिए। आप किसी के साथ मिलो तो उसको खुद चेंज नज़र आए कि हाँ भाई, वाक़ई इसकी लाइफ़ में कुछ चीज़ है। अगले को फील हो के इसके पास अर्निंग हो रही है, इसके पास पैसा है। अब ऐसा नहीं है ब्रांड के सूट पहनना स्टार्ट करो। आपको अच्छी ड्रेसिंग आनी चाहिए, खुद को साफ सुथरा रखें। ऐसे अपने आप की पर्सनैलिटी बनाएं कि अगले को आप में चेंज नजर आए। जैसे होता है ना, सम टाइम गर्ल्स जो होती हैं, जैसे भी होता है बालों को जूड़ा बना के चली जाती हैं। नहीं, आप एक प्रोफेशनल वे के साथ किसी से मीटअप करें, क्योंकि आप बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन बन चुके हैं। आपका अगला बंदा लीड है। कब वो आपसे इंप्रेस हो के आपके साथ ज्वाइनिंग दे? नहीं पता। कब वो आपसे आपकी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे? नहीं पता। तो खुद को प्रोफेशनल रखना स्टार्ट करें, ठीक है? सेकंड बात, जब आप अपने ऑफलाइन पर्सन को इनविटेशन देते हो, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस के साथ आपने उसको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। जो भी आप उसको इन्फो दोगे, क्या दोगे, वो मैं आके आपको बताती हूँ। एंड द थर्ड वन, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है? एंड द फोर्थ वन, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब लैंग्वेज 2 तरह की हैं, एक वॉइस, दूसरी बॉडी लैंग्वेज। आप जब किसी को फिजिकली प्रेजेंट करते हो ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग होगी ना, अगला, मैं कहती हूँ कि 99% चांस होते हैं कि अगले को आपकी बात समझ आएगी और अगला आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस भी होगा। कॉन्फिडेंस की सबसे ये खूबी बता दूं, या कॉन्फिडेंस नजर आने वाली सबसे चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप बॉडी से, अपने हाथों से, अपनी आंखों से एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हो अपने वर्ड्स के साथ, तो अगले बंदे को बहुत अच्छा आपका मैसेज जो है वो समझ आता है, या जो आप उस चीज को बता रहे हो वो समझ आता है। तो ऑफलाइन में आपने सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखना है? अपनी पर्सनैलिटी का।
प्रोफेशनल दिखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड लैंग्वेज, जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है एंड वॉइस भी आ जाती है, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बता रही हूँ जिस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अब करना किस तरह वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब आते हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है, हम किसी को जब अप्रोच करते हैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैसेज कर रहे होते हैं ना, डिफरेंट जो सोशल मीडियाज़ के थ्रू, तो सबसे पहले जब आपका मैसेज पर्सन के पास जाता है उसकी नज़र आपकी प्रोफ़ाइल पे पड़ती है। तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल लगाओ, लड़कियां हैं तो प्रोफेशनल अपनी डीपीस लगाओ, लड़कियां हैं अलाउ है तो आप अपनी प्रोफेशनल लगाओ। अगर नहीं अलाउ तो आप क्या कर सकते हो कि कोई भी ऐसी प्रोफेशनल गूगल से आप इंस्टॉल करके डाउनलोड करके लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि मेहंदी की पिक्चर्स लगाई हुई हो, ठीक है, या बच्चों की पिक्चर्स लगाई हुई हो। नहीं, प्रोफेशनल लगे अगले को कि पता चले कि कोई बिजनेस आए मैन या बिजनेस वुमेन आई है जिसने हमें अप्रोच किया है। प्रोफाइल अच्छी सेट होनी चाहिए, सबसे पहले डीपी, फिर उसके बाद जब पर्सन आपका करता है, नज़र पड़ती है उसकी आपके नाम पे, नाम प्रोफेशनल रखना चाहिए, कोई डॉल, क्वीन और उसके बाद किंग और उसके बाद डिफरेंट तरह के नेम्स होते हैं ना, परिया-शरिया, इस तरह के नेम्स नहीं रखने आप लोगों ने, ठीक है? आप ज़्यादा बेस्ट है कि आप अपना नेम रखो। नहीं करते तो कंपनी का नेम रख सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर ये करूंगी कि अपना नेम रखो प्रोफेशनल, जो जैसे मैं फाइका नाजू, मैंने अपने अकाउंट्स फाइका नाज के नेम से बनाए हुए, सेम एज इट इज आप अपने यूजर नेम भी वही रखो एंड दूसरा जो वहां पे डिस्प्ले में नेम होता है वो भी वो रखो, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो मैटर करते हैं। ये दोनों चीजें पर्सन देखता है, आपकी चैट को खोलता है, चैट को खोलता है तो वहां पे जो आपने वर्ड्स पर्सन को भेजे होते हैं वो मैटर करते हैं। अब याद रखिएगा कि हमने स्टोरीज नहीं सुनानी है, हमने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि हम हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत कम हो और अगले को बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ऐसी आपने पर्सन को इनविटेशन देनी है। ओके, सो इसमें आपकी प्रोफाइल, ऑनलाइन में आपकी प्रोफाइल, आपकी वॉइस, आपकी टेक्सिंग क्या कर रहे हो उसमें वर्ड्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ओके, अब आते हैं कि लाइक जो प्रोस्पेक्टिंग है उसमें हम नाउन पर्सन को किस तरह से इनवाइट, मतलब कि जो नाउन पर्सन को किस तरह से इनविटेशन देते हैं। अब जो नाउन पर्सन होते हैं ना, हमेशा जब उनको इनवाइट किया जाता है तो बेसिक कम्युनिकेशन से हम इनवाइट करते हैं, ठीक है? अब मोस्टली जो होते हैं हम पर्सन से मिल के उस चीज को कर रहे होते हैं, मोस्टली आप कोशिश किया करो कि जो नाउन पर्सन होते हैं ना उनसे मीटअप करके आप उस चीज को प्रेजेंट करो। और प्रेजेंट इस तरह नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं देनी, इनवाइट करना है आपने, ठीक है? तो मीटअप करके इनवाइट करो, सेम जिस तरह हम करते हैं अपने प्रोस्पेक्टिंग पर्सन की किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, सेम उसी तरह से ही आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। बट आपके जो नाउन पर्सन होते हैं आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट वाली बात होती है ना, वो मतलब कि हमने उसको थोड़ी बहुत क्लियर करनी होती है। अब वो किस तरह से क्लियर करनी होती है, मोस्टली पर्सन खुद पूछता है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मैं एक बात आपको बार बार रिपीट करूंगी, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले तो आपको खुद पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में डिफरेंस क्या है। इन्वेस्टमेंट पैसे कमाने की एक डिफरेंट टाइप है, बिजनेस पैसे कमाने की एक डिफरेंट टाइप है। बिजनेस में पैसा जरूर लगता है बट उसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दे सकते हैं। आई थिंक सो को आपको ये बात क्लियर होगी। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का आपको डिफरेंस क्लियर है ना, या आपको भी लगता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है? जल्दी जल्दी से बताएं वरना मैं ये पॉइंट क्लियर करूं, वरना मैं आगे चलूं। ओके, ठीक है। सो हम आगे चलते हैं। नाउन पर्सन्स को आपने सबसे पहले जो अपनी इनविटेशन देनी है, ओके, नाउन पर्सन को जो हमने इनविटेशन देनी है, ओके सर, नाउन पर्सन को जो हमने इनविटेशन देनी है तो उसमें आपने उसको थोड़ा सा ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट क्लियर करना है, बट इस तरह नहीं बताना कि यहाँ पे शॉपिंग, ये बता सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग का क्राइटेरिया है, बट ऐसा है कि आप उसको अफोर्ड कर लोगे। देखो मेरी सिचुएशन भी आपके सामने थी, आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी करंट सिचुएशन आपके सामने थी, तो अगर यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती तो आज मैं भी आपको यहाँ नजर ना आती। बट ये इतना कहूंगी कि आप जब सेशन अटेंड करोगे तो ट्रेनिंग में आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको सब क्लियर किया जाएगा, तो ये चीज एक्स्ट्रा उसमें ऐड करनी है। बाकी जो मैं प्रोस्पेक्टिंग बताऊंगी आपने वही पर्सन के साथ करनी है। ये थोड़ी सी चीज आपने अपने नाउन पर्सन के साथ डिस्कस करनी है, अननाउन के साथ ये चीज भी डिस्कस नहीं करनी है। नाउन पर्सन की यह चीज क्यों डिस्कस करते हैं, क्योंकि नाउन पर्सन अगर आपसे इन्फॉर्मेशन ले रहा है ना किसी चीज के अकॉर्डिंग, उसका आप पे ट्रस्ट है।
ठीक है? तो वो आगे आपकी उस बात को अगर आप बिल्कुल कहोगे कि पैसा लगाना ही नहीं है, तो आगे आपकी उस बात को वो गलत सेंस में लेके जाएगा और इससे रिलेशन खराब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? सो इस तरह हमने थोड़ा-सा उनको ये पॉइंट क्लियर करना होता है। अच्छा, जो नाउन पर्सन्स होते हैं, उनमें आपने सबसे ज़्यादा ख़्याल ये रखना है कि अगर आप पहले उनके साथ तुम करके बात करते थे ना, ये ना इन्विटेशन देने जाओ तो आप स्टार्ट कर दो, नहीं। जैसे आप नॉर्मल उनके साथ बात करते थे, सेम वैसे ही आपने बात करनी है, ठीक है? बट ये है कि जब आप एक फील्ड में जाते हो जिस तरह मैं हूँ, मेरे पहले बात करने की वॉइस टोन चेंज थी, अब मेरी वॉइस टोन चेंज हो चुकी है, तो उनको खुद तब्दीली नजर आती है मेरी वॉइस में, मेरे कॉन्फिडेंस में तब्दीली नजर आती है, तो वो खुद कहते हैं कि भाई ये चेंज तुम्हारे में आ गई, तो सेम एस्टेज मैं उनसे आप अब करके अभी भी बात नहीं करती जिनसे मैं पहले तुम करके बात करती थी, बट उनको फिर भी मेरे में चेंज नजर आती है, क्यों? वॉइस टोन की वजह से। तो अपनी वॉइस टोन को चेंज करो, आप अब करके वो तुम करके भी उनसे जैसे पहले बात करते थे वैसे ही करना है। आप करके करते थे तो आपने आप करके करना है। इतने प्रोफेशनल होके उनसे बात नहीं करनी है कि उनको लगे कि भाई ये बंदी तो सिर्फ काम के सिलसिले में ही हमारे पास आई है, नथिंग मोर। अच्छा, मोस्टली ये होता है कि हम किसी इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ अपने नाउन पर्सन को कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। उससे पूछ सकते हो क्या करते हो आप आजकल? वो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा आप आजकल क्या करते हो? आप उसे बताओ कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो स्टडी करते हो, उसके साथ बताओ कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रही हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग कर रही हूँ एंड इतना टाइम देना पड़ता है। सो मुझे बताओ कि तुम फ्री टाइम में क्या करती हो? मोस्टली फ्रेंड्स के साथ मैं मिलती हूँ ना, उन्हें कहती हूँ तुम फ्री टाइम पे क्या करती हो? तो वो अपना फ्री टाइम बता रही, मैं कहती हूँ तो क्या इस फ्री टाइम के साथ तुम मेरे साथ करना चाहोगी वर्किंग? तो इस तरह करके कैजुअल कन्वर्सेशन के साथ मैं उनको अपनी इनविटेशन तक दे के आती हूँ, बट मैं उनको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करती अबाउट कंपनी ये वो सब कुछ नहीं। उनको जस्ट इतना बताती हूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम्स हैं, आपने उसको अटेंड करना होगा, उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया जाएगा। प्रोस्पेक्टिंग मज़ीद करते कैसे हैं, मैं आगे आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है? अच्छा, जो इनवाइट करते हैं ना पर्सन को ऑनलाइन इनविटेशन में, सबसे पहले आपने पर्सन को अपना स्केड्यूल बिज़ी शो करवाना है। ऐसा नहीं कि आपके पास एक ही पर्सन है, तो आपने क्या करना है कि उस एक पर्सन को जैसे उसका मैसेज आए, मैसेज कॉल के रिप्लाई कर दो। वो बंदा समझेगा इतनी वेला है ये पर्सन कि मैं जब भी इसको मैसेज करता हूँ, तो उसी टाइम फ़ौरन रिप्लाई आता है। तो अगर आपके पास इस टाइम कोई काम नहीं भी होता ना, आप ऑनलाइन भी होते हैं, आप ऊपर नोटिफ़िकेशन देखते हो, आप 5-10 मिनट सब्र कर जाया करो। 5-10 मिनट बाद आप उसको रिप्लाई करो, ताकि आपका स्केड्यूल उसको बिज़ी नज़र आए। अच्छा, अब इनवाइट किस तरह से करते हैं पर्सन को थ्रू डिफरेंट ऐप्स। सबसे पहले पर्सन को सलाम करो, सलाम करने के बाद हाल-चाल पूछो, हाल-चाल पूछने के बाद पूछो कि आप क्या करते हो? ऑब्वियसली उसको वो बताएगा क्या करते हो, आप उनको अपना बताओ कि आप क्या करते हो? स्टडी बताओ, साथ बताओ मैं ऑनलाइन वर्किंग करता हूँ। आप मैं इंस्टा की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप उन्हें बोले कि आप इंस्टाग्राम यूज़ करें और मुझे को काफ़ी एक्टिव आप इंस्टाग्राम पे नज़र आ रहे हो, तो क्या आप इंस्टाग्राम को यूज़ करके अर्निंग जनरेट कर रहे हो? पर्सन आगे से शॉक हो जाता है, मोस्टली कहता है नहीं मैं तो नहीं यूज़ करा। आप उन्हें बोले बट मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करके अर्निंग जनरेट कर रही हूँ एंड मैं वीकली अल्हम्दुलिल्लाह 20 टू 30,000 अर्न करती हूँ। पर्सन पूछेगा आपसे कि कैसे? आप उन्हें बोले कि अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो और आपको मज़ीद इन्फो चाहिए ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको उस पे सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगा। सेम प्रोसीजर आपने टिकटॉक पे अगर कोई पर्सन आप किसी को अप्रोच करे हो, यही आपने उससे क्वेश्चन करना है कि क्या आप टिकटॉक का यूज़ करके अर्निंग जनरेट कर रहे हो? मैं तो टिकटॉक का यूज़ करके वीकली 20 टू 30,000 प्लस अर्न कर रही हूँ। सेम हर प्लेटफ़ॉर्म पे यही प्रोसीजर नेम चेंज करके आपने ये प्रोसीजर उनके साथ करना है। पर्सन पूछेगा क्यों? आपने उसको कहना है कि आप व्हाट्सएप नंबर पे आओ, मैं आप वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी या कर दूँगा। आप उसको व्हाट्सएप नंबर पे लेके आओ। व्हाट्सएप नंबर के बाद आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। खुदारा इन्विटेशन को इस तरह आपने नहीं करना कि जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो वॉइस नोट में जा रही हो, जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो टेक्स्ट्स में कर रहे हो। जो मैसेज है ना, ये वो अनएथिकल और बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेव होता है किसी को अपने बिज़नेस के बारे में बताने का। इससे आप भी बहुत अनप्रोफेशनल लगते हो और अगले को ये भी लगता है कि आप वेले हो, क्योंकि ये जो मैसेजेस टाइप करने का सीन होता है, आपने कभी देखा है कोई स्कूल वाले आपको उन्होंने आपको कोई टॉपिक समझाना हो तो वो हमेशा जूम कॉल पे अरेंज करते हैं, या आपको प्रिंसिपल की जो इंपॉर्टेंट बात होती है प्रिंसिपल की तरफ से कॉल आती है 2 मिनट की, जिसमें वो सारी चीजें आपको बता देती है, इस टाइम आपने फीस पे करनी है या कुछ भी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो वो आपको बता देती है। तो ये मैसेज वाला सीन होता है ना, पूरी-पूरी इन्विटेशन, पूरी-पूरी प्रोस्पेक्टिंग, पूरी-पूरी आप प्रेज़ेंटेशन उसको मैसेज पे दे रहे हो।
तो इससे आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे आप पर्सन का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। हमने इस पूरे प्रोसीजर में इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इन सब में हमने पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट करना होता है। तो आपको पता है कि वैसे भी हमारे 2 सेशंस होते हैं, बॉन्ड क्रिएट करने के लिए वो शॉर्ट टाइम होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पर्सन को कॉल पे दे दोगे, तो बॉन्ड क्रिएट करने के 2 चांसेस आपके पास गए। एक इन्विटेशन, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग। दोनों चीज़ें आपने मैसेज में गई, कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट होता, मैसेज से कुछ भी नहीं होता। आपके बॉन्ड क्रिएट करने के 2 चांसेस गए। पीछे एक चांसेस बचेगा फॉलो अप। मे बी आप उसमें पर्सन से बॉन्ड क्रिएट कर पाओ या नहीं, ठीक है? तो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग, आपने पर्सन को इनवाइट किया, उसके बाद आपने उसको कॉल का टाइम देना है एंड कॉल का टाइम देके आपने पर्सन के साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जो फर्स्ट कॉल हम पर्सन को करते हैं, जिसमें हम पर्सन को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं सेशन में आने के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? अब जो प्रोस्पेक्टिंग होती है ना, बेसिकली आपने सबसे पहले पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। मतलब सबसे पहले आपने पर्सन को सलाम किया, हाल-चाल पूछा, अगर पर्सन फॉर्म फिल करके आया तो आपने उसको रिमाइंडर करवाना है, आपने एक फॉर्म फिल किया था फॉर ऑनलाइन वर्किंग, क्या आपको याद है? अगर पर्सन जो है वो आपका लाइक आपने खुद उसको अप्रोच किया था, तो आपने उन्हें कहना है कि मैंने आपको अप्रोच किया था फॉर ऑनलाइन वर्किंग, क्या आपको याद है? थोड़ा-सा इस तरह अपने पर्सन को क्या करना है, रिमाइंडर करवा देना है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसके बाद आपने पर्सन से इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन किस तरह देते हैं? मैं कहती हूँ, दिस सेड फाइकन आस्क, बेसिकली आई एम बिलोंग्स टू अ टेक सिटी और आई एम बिकमिंग डॉक्टर, एंड उसके साथ-साथ आई एम अ बिज़नेस कंसल्टेंट, दैट्स इट। इतना कुछ मैंने उसको इंट्रोडक्शन दिया। फिर मैं कहती हूँ, कैन यू हैव अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन प्लीज़? कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? बाय प्रोफ़ेशन आप क्या हैं? तो इस तरह का मैं उनसे क्वेश्चन कर लेती हूँ। ठीक है? उनका इंट्रोडक्शन लिया, इंट्रोडक्शन लेने के बाद उनको एप्रिशिएट करती हूँ, ओके, थैंक्स, ग्रेट। एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पर्सन की कुछ भी बात से आप इम्प्रेस हुए हो, आप उसको एप्रिशिएट ज़रूर किया करो। पर्सन को छोटी-छोटी, आप ये छोटी-छोटी बातों से उसको एप्रिशिएट करते हो, बहुत ज़्यादा मायने रखता है बॉन्ड क्रिएशन में ये चीज़। एक पर्सन को बोलने दिया करो, खुल के जितना बोले सुनते जाओ। और दूसरा ये है कि आपने पर्सन को हर चीज़ में एप्रिशिएट करना है, ठीक है? और दूसरी बात ये है, सबसे मेन पॉइंट इज़ दैट कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग की टाइमिंग देते हो ना पर्सन को, तो टाइमिंग में 2 चॉइसेस दिया करो। आप इन्विटेशन देते हो पर्सन को, फिर आप पर्सन को कहते हो कि इस तरह मैं आपको कॉल करूँगी फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। 2 चॉइस दिया करो हमेशा पर्सन को कॉल के लिए। कभी भी एग्ज़ैक्ट एक टाइम पर्सन को नहीं बताया करो, ना ही कभी पर्सन से टाइम लिया करो। पर्सन को 2 चॉइस दिया करो और डिफरेंट डिफरेंट टाइम की चॉइस। अगर आप इवनिंग में फ्री हो या आप नून में फ्री हो, पर्सन को बोला करें एक नून का टाइम दे दें। लाइक आप बोल सकते हो कि क्या आप 2:30 अवेलेबल होंगे? एक इवनिंग का टाइम दे दो, या फिर क्या आप 9:30 सॉरी 5:30 अवेलेबल होंगे? क्योंकि मेरे पास फ्री टाइम यही है, ठीक है? सो आप मुझे बता दें कि आप इन दोनों टाइम में से किस टाइम अवेलेबल होंगे, ताकि मैं आपको फर्दर प्रोसीड कर सकूँ, गाइड कर सकूँ। अब पर्सन के पास जब 2 चॉइसेस होती है ना, पर्सन एक्साइटेड हो जाता है कि लाइक इसने मेरे ऊपर एक चीज़ मुसल्लत नहीं की, इसने मुझे भी चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। तो पर्सन जब भी कंफर्टेबल होता है, वो दोनों में से कोई एक टाइम आपको ज़रूर सिलेक्ट करके देगा। तो जब भी आप फ्री होते हो ना पूरा दिन, अपने स्केड्यूल की 2 टाइमिंग पर्सन को दिया करो, और वो दोनों एक एग्ज़ैक्ट, दोनों इवनिंग की नहीं हो, दोनों नून की नहीं हो, नहीं। अगर एक मॉर्निंग में दे रहे हो, एक नून में दे दो, नून में दे रहे हो, एक इवनिंग में दे दो, इवनिंग में दे रहे हो, एक नाइट में दे दो। मतलब कि 2-2 चॉइसेस होनी चाहिए, डिफरेंट टाइम टेबल्स। उसमें एक टाइम तो पर्सन ज़रूर अवेलेबल होगा, तो बार-बार वो पर्सन को टाइम देना, पर्सन अवेलेबल ना हो, फिर टाइम देना, उससे बेहतर ये है कि पर्सन को चॉइस दो, आपकी भी हाइप क्रिएट कि आप बिज़ी हो, और पर्सन भी इज़िली सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है? अब आगे प्रोस्पेक्टिंग को कंटिन्यूअस करते हैं। ओके, आपने पर्सन से इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद आपने पर्सन को कहना है कि अगर पर्सन फॉर्म फिल करके, आपने उससे कहना है कि आपने एक फॉर्म फिल किया था फॉर ऑनलाइन वर्किंग, सो मैं रीज़न जान सकती हूँ कि आपने फॉर्म क्यों फिल किया? रीज़न पूछनी है उस पर्सन से, फॉर्म क्यों फिल किया? एंड अगर वो पर्सन जो है, आपने खुद उसको अप्रोच किया था, तो आपने उन्हें कहना है कि मैंने आपको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की थी, तो आपने इसको अवेल करने का क्यों सोचा, इसको क्यों एक्सेप्ट किया? यहाँ से पर्सन का हम रीज़न जानेंगे कि उसकी नीड है ये चीज़ या उसकी ड्रीम है ये चीज़। तो पर्सन आपके साथ डिस्कस करेगा, ठीक है?
उसके बाद मोस्टली जो होता है ना, अगर मेरे पास टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, तो मैं पर्सन को वहाँ ही क्लैरिटी अबाउट लाइफ़ दे देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम पीरियड बहुत कम होता है और मुझे लग भी रहा होता है कि पर्सन ने बताया कि वो क्या करता है, तो ऑब्वियसली बिज़ी होगा, जॉब पर्सन है, तो फिर वो मैं क्लैरिटी ऑफ लाइफ़ अपने फ़ॉलो अप में रख लेती हूँ। वरना यहाँ पे जो पर्सन कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ एंड मुझे पैसों की नीड थी, मैं खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ, तो मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है? अब वो किस तरह मैं आपको फ़ॉलो अप में जाके आगे बताती हूँ। आपकी चॉइस है कि प्रोस्पेक्टिंग में ऐड करो या फ़ॉलो अप में, बस बेस्ट ये रहता है कि आप उसको फ़ॉलो अप में ऐड करो। बट अगर पर्सन बहुत ज़्यादा उसके साथ पहले स्कैम्स हो चुके हैं, तो उस चीज़ को यहाँ क्लियर करना मस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पर्सन अगर फ्री भी है तो फिर तो मस्ट है। ओके, आपने ये चीज़ पूछी, उसके बाद आपने पर्सन को कहना है कि आपका पहले कोई किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे एक्सपीरियंस रह चुका है? ठीक है, एक्सपीरियंस जब पर्सन बताता रह चुका है, उससे पूछो कहाँ एक्सपीरियंस रहा है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये चीज़ मस्ट, अगर पर्सन एक्सपीरियंस बताता है, आप आगे से खामोश हो जाते हैं, आप कहते हो ओके ठीक है, तो मैं आपको अपने काम के बारे में बताती हूँ, नहीं। पूछना है कहाँ एक्सपीरियंस रहा है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको उस कंपनी के बारे में, उस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में कुछ पता है ना, तो पर्सन के साथ ज़रूर डिस्कस करो उस टॉपिक को। ठीक है? ताकि आगे जाके वो उस प्लेटफ़ॉर्म को इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ कंपेयर ना करे। उस प्लेटफ़ॉर्म के जो वीकेस्ट पॉइंट है या उस प्लेटफ़ॉर्म के वो पॉइंट्स जिसकी वज़ह से वो पर्सन वहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ है, या वो पॉइंट जिसकी वज़ह से वो चीज़ मार्केट में नहीं चल सक रही, नहीं सक्सेसफुल, तो आपने वो पॉइंट उसका क्लियर करना है। मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं कि हमने असाइनमेंट बेस्ड वर्क किया है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो चुके हैं असाइनमेंट बेस्ड वर्क में। मोस्टली आते हैं असाइनमेंट बेस्ड वाले। देखिए, आपने उन्हें एक चीज़ वहाँ पे क्लियर करनी है कि क्या आपने जब असाइनमेंट बेस्ड वर्क अपना सिलेक्ट किया था, उन्होंने क्या कोई आपको बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र किया था अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए? वो अगला बोलेगा नहीं, ईज़ी पैसे या जैज़ कैश, मोस्टली लोग ये कहते हैं। अच्छा, आपने फिर उससे पूछना है कि मुझे बताएँ क्या उनका कोई ऑफ़िस मौजूद था आपके इर्द-गिर्द? क्या वो रजिस्टर्ड हुआ हुआ था एफबीआर से? क्या कोई उसकी आपने अचीवमेंट्स देखी किसी पर्सन की सक्सेसफुल होते हुए? अच्छा, फिर उसके बाद आपने उसे कहना है कि क्या वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट या कुछ चीज़ एक्ज़िस्ट, जो पैसे आपने दिए हैं, वो क्यों पैसे दिए? किस चीज़ के पैसे दिए थे? कोई प्रोडक्ट मिली थी उन पैसों की जगह? क्या हुआ था उन पैसों का? तो ये चीज़ें आपने उससे पूछनी है, फिर उसके बाद क्लियर करना है। आपने उन्हें कहना है कि बेसिकली मैम आपने, या बेसिकली सर आपने जो प्लेटफ़ॉर्म सिलेक्ट किया था ना, वो प्लेटफ़ॉर्म आपने गलत सिलेक्ट किया है। गलती उनकी नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती आपकी है, आपके साथ स्कैम हुआ, वो किस तरह? मैं उससे पूछती हूँ आपकी एज क्या है? वो बताती है, मोस्टली जो कि हमारे पास आते हैं यंग गर्ल्स एंड बॉयज़ आते हैं, तो उनके साथ मैं कहती हूँ आपकी एज क्या है? वो अपनी एज बताती हैं, मोस्टली 18, 19, 20, 21, 22। मैं आपको कहती हूँ आपके पास कौन-सा मोबाइल पकड़ा हुआ है? कहते हैं एंड्रॉइड मोबाइल। मैं कहती हूँ आपके, सबसे पहले तो व्हाट्सएप की बात करते हैं, यहाँ पे एआई नाम का एक रोबोट आ चुका है। कुछ भी हम उससे कहते हैं, वो हमें एडिट करके या वो हमें वो चीज़ दे देता है। दूसरा, आपको पता है हमारे मोबाइल में जीपीटी आ गई है। जो चीज़ हम उसको देते हैं, वो चीज़ वो हमें कॉपी करके दे देता है। तो जो चीज़ हमारा मोबाइल हमें फ्री में लिख के दे सकता है, आपको क्या लगता है कि अगला बंदा वो पैसे दे के हमसे लिखवाएगा? आप में ऐसी क्या खूबी है कि अगले बंदे ने आपसे असाइनमेंट लिखवाई है? तो मैंने कहा ये आपको उल्लू बनाने के कुछ तरीके थे जिससे आप बन चुके हो। हालाँकि आप किसी जनरेशन के, आपको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो आपने जो पैसा लगाया है वो आपने खुद उस स्कैम में फँसे हो। एक्चुअली में उस बंदे का तो कसूर है ही है, वो लोगों को वो पागल बना रहा है, बट आप अपनी मेंटालिटी यूज़ करो ना, अल्लाह पाक ने ब्रेन दिया आपको। तो यहाँ से मैंने अपनी कंपनी के जो पॉइंट्स थे ना, जिसको मुझे लग रहा था कि लाइक इससे इसको क्लियर होगा, वो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। मैंने उससे पूछा एफबीआर से रजिस्टर्ड है, मैंने उससे पूछा कोई ऑफिस मौजूद है, मैंने उससे पूछा पैसे दिए तो प्रोडक्ट्स मिले, तो कहा ताकि मैं आगे अगर उसको यहाँ पे परचेजिंग का आता है, उसको पता चलता है, तो वो उसके साथ कंपेयर करे, तो मैं उसका फिर से उसको रिकॉल करवा के कंपेरिजन करवा सकूँ। ओके। देन उसके बाद पर्सन को ये मैंने पूछ लिया कैसा एक्सपीरियंस था, उसे कहती हूँ चले मैं आपको भी अपने थोड़े से वर्किंग के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड ही करती हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपने कोई कंपनी नेम यूज़ नहीं करना, कंपनी नहीं बोलना। अब नेम क्यों नहीं यूज़ करना या कंपनी क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो अवाम होती है ना, उनकी मेंटालिटी इस तरह से सेट होती है, कुछ भी चीज़ देखते हैं जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं। नहीं देख रहे कि अगले के व्यूअर्स हैं या नहीं है, अगला ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा, वो नेगेटिविटी को अपनी तरफ पिक कर लेते हैं और प्रेज़ेंटेशन लेने से पहले ही वो बस आपको ब्लॉक कर जाते हैं या वो नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करना है ऑर्गेनाइज़ेशन।
आपने ऐसे कहना है बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनली के साथ इंटरनेशनली भी वर्किंग कर रही है एंड एफबीआर से रजिस्टर्ड है। बेसिकली जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, सबसे पहले वो अपनी एक्सप्लेन करती है प्रोफाइल। अब वो अपनी प्रोफाइल को क्यों एक्सप्लेन करती है? देखिए, आप जब भी किसी चीज में एनरोल्ड होते हो, सबसे पहले तो आपका ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है, आया ये स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है। तो इसलिए आपको उसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप जज कर पाओ। दूसरा ये है कि आप ऑब्वियसली कितना कीमती टाइम एक प्लेटफॉर्म को दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में कोई नीड या कोई ड्रीम या कोई मकसद होगा या कोई सोर्स ऑफ इनकम, जितनी इनकम आप जनरेट करते हो चाहते होंगे वो आपके माइंड में होगी। तो आपको इसका मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप अपनी इस चीज को आपको कंटिन्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सिलेक्ट कर पाओ कि क्या मुझे ये प्लेटफॉर्म उतनी अर्निंग देगा जितना मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इसलिए आपको इसका मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया जाता है और उसी में ही आपको वर्किंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की जाएगी। तो बेसिक बात का मकसद क्या है कि यहाँ पे 2 डेज की ट्रेनिंग सिस्टम है, जिस ट्रेनिंग को आपने अटेंड करना होगा एंड उसके बाद आपको कुछ क्राइटेरियाज बताए जाएंगे एंड उसकी बेस पे आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो मेन मोटिव ये है कि आपने 2 डेज के वेबिनार्स लेने हैं। तो क्या आप इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड है? मैं आपको मजीद गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं? अगला पर्सन कहता है यस। मैं उन्हें कहती हूँ चले मैं साथ में आपको थोड़ी सी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपके माइंड में होगा कि बेसिकली क्या वर्किंग है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, लाइक किस तरह सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करके, सोशल मीडिया ब्रांडिंग करके, रिक्रूटमेंट करके, लीड जनरेशन पे वर्किंग करके, दिन में 2 से 3 घंटे देके वीकली 20 to 30,000 मिनिमम आराम से अर्न कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी-सी वर्किंग बता दी। अब पर्सन पूछता है अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? अच्छा सोशल मीडिया ब्रांडिंग का मैंने कहती हूँ कि देखिए सर, एक बुक होता है उसका, आपको उस बुक का नेम बता दिया जाता है, पर जब तक आप उसको खोल के पढ़ोगे नहीं ना तो सारे चैप्टर्स में एक ही बार एक्सप्लेन नहीं हो सकते। सेम एज़ इट इज़ आपको मैंने हेडलाइन्स बता दी हैं, आप उसको मज़ीद सेशंस में सुनोगे, उसको नोट करोगे, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे। तो 2 डेज़ के आपने वेबिनार्स अटेंड करने हैं। नहीं बताया मैंने प्रोफाइल क्या है, नहीं बताया मैंने प्रोडक्ट्स क्या है, नहीं बताया मैंने मार्केटिंग प्लान क्या है। जब डे 1 लेके आएगा फिर मज़ीद एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अचीवमेंट्स दिखाएँ उनकी, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। बट इस टाइम आपने पर्सन को जस्ट डे 1 तक बिठाना होता है ताकि वो कहीं से नेगेटिव चीज़ पिक ना कर ले, ठीक है? तो इसलिए हम पर्सन को डे 1 में बिठाते हैं। अब पर्सन्स को यहाँ पे टाइमिंग का जो होता है हम मैं उसको बताती हूँ कि यहाँ पे हमारा लाइव वेबिनार होते हैं 8:15 पीएम पे। तो मुझे बताएँ क्या आप उस टाइम अवेलेबल होंगे? मोस्टली पर्सन कहते हैं अवेलेबल होंगे, कुछ कहते हैं अवेलेबल नहीं होते। जो नहीं होते मैं वहाँ ही उससे पूछती हूँ कि बेसिक रीज़न क्या, आप क्यों अवेलेबल नहीं होंगे? तो मैं उनको कहती हूँ कि फर्स्ट तो आपने कोशिश करनी है कि आप लाइव सेशन ही अटेंड करो, क्योंकि जो लाइव सेशन में चीज बताई जाएगी मे बी वो रिकॉर्डिंग में उस तरह से आपको समझ ना आए। जितनी एक्टिव रिस्पॉन्स आपको लाइव सेशन में, जितना सेशन को समझने में एंड जितना सेशन को लेने में लाइव मजा आता है ना, उतना आपको शायद रिकॉर्डिंग से नहीं आएगा। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइव सेशन में, आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करूंगी। आपने वो लाइव सेशन अटेंड करना है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, ठीक है। हाँ, उस टाइम मैं आपको मैसेज करूँगी, अगर आप अवेलेबल नहीं होते उस टाइम, तो उसके बाद जब आप अवेलेबल होंगे मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगी और आपके पास जस्ट 1 आवर होगा, उसी में आपने वॉच करके मुझे रिस्पॉन्स करना होगा, देन हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इससे जो रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि पर्सन को उसी टाइम ही आपने उठा के रिकॉर्डिंग दे देनी है और जो रिकॉर्डिंग की या सेशन की हाइप है वो ही खत्म हो जाए। पर्सन को कहना है मैसेज करूँगी, अवेलेबल जिस टाइम होंगे उस टाइम मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उसी टाइम आपको रिकॉर्डिंग दूँगी, आपके पास 1 आवर का टाइम है क्योंकि हमें आगे सिस्टम को इन्फॉर्म करना होता है। हमारा सिस्टम बेंच वाइज़ चल रहा होता है, हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो इस तरह हाइप क्रिएट करके आप पर्सन को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकते हो। जो कहते हैं कि यस हम इस टाइम अवेलेबल होंगे, मैं कन्फर्म करती हूँ, रिकन्फर्म, आर यू श्योर? क्या आप इस टाइम अवेलेबल होंगे? बेसिकली मैं आपसे कंफर्म इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं और एज़ यू नो कि आज के दौर में बहुत से लोगों को सोर्स ऑफ इनकम की नीड है। तो हमारे पास बहुत से पर्सन अप्लाई करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम सबको उन सेशन में नहीं बिठा सकते। तो ये नहीं आप किसी नीडी पर्सन का हक मार रहे हो या उसकी नीड आपकी वजह से रह जाए, तो क्या आप वाक़ई इस टाइम अवेलेबल होंगे? अगला पर्सन कहता है यस, तो बाद में उसके ना करने का कोई वजह नहीं बचती। आपने बात ही ऐसी कर दी है कि पर्सन आगे इनकार नहीं कर सकता, वो सेशन ज़रूर अटेंड करने की कोशिश करेगा।
ओके, रिमाइंडर मैसेज मस्ट करवाना है पर्सन को सेशन से पहले, वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद मैं पर्सन से पूछती हूँ, लाइव जो लेता है उसको बोल देती हूँ कि ज़ूम ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं, सेशन में होंगे स्क्रीनशॉट मुझे मस्ट भेजना है, सेशन जब एंड होगा सर आपको कुछ बातें कहेंगे उसका स्क्रीनशॉट मुझे मस्ट भेजना है ताकि मैं आपको दे सकूँ। मोस्टली सेशन क्लास में सर बताते हैं कि जाके अपनी अपलाइन से होमवर्क ले लो। मोस्टली आपके पास पर्सन होमवर्क लेने भी नहीं आते और आप उनको प्रोवाइड भी नहीं करते हो। ठीक है? तो पर्सन को ये बात यहाँ पे मस्ट किया करो, उसके बाद सेशन स्टार्ट होने से पहले भी ये चीज़ें वॉइस नोट में से रिमाइंडर करवाया करो ताकि पर्सन आपको पता चले एक्टिव है या नहीं। अगर उसने पूरा सेशन लिया तो वो होमवर्क का ज़रूर आपको स्क्रीनशॉट भेजेगा जिसमें सर कहते हैं कि आप अपनी अपलाइन से जाके होमवर्क ले लो, ठीक है? उसके बाद मैं पर्सन को कहती हूँ कि काइंडली आप मेरा नंबर सेव कर लें बिकॉज़ जितनी भी इन्फो होती है वो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। सो व्हाट्सएप की प्राइवेसी है, ब्रॉडकास्ट उसी के पास जाता है जिसके पास नंबर सेव हो। तो मेरी कॉल एंड होने के बाद मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट आना चाहिए एंड ज़ूम ऐप इंस्टॉल करके आपने मुझे डन टाइप करना है। जब कॉल एंड होती है, मैं 10-15 मिनट वेट करती हूँ कि उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है या नहीं मेरा नंबर सेव करके। अगर उसने नहीं भेजा होता, मैं उसको मैसेज ड्रॉप करती हूँ, काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट भेजें नंबर सेव कर दे के ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकूँ और आपको लिंक रिसीव हो सके। नंबर पर्सन से मस्ट शेयर सेव करवाया करें। तो ये होती है प्रोस्पेक्टिंग। इसमें कंपनी के जो सेशंस में चीज़ बताई जाती है, वो मैंने कुछ भी यहाँ पे पर्सन को एक्सप्लेन नहीं की। तो आपने भी जिस पर्सन के साथ इतनी कुछ ही प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपने पर्सन को नहीं देनी। ओके, सो मुझे बताएँ कि आपको प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है? प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है सबको? अच्छा, यहाँ पे पर्सन को एक और चीज़ भी आपने क्लियर करनी है। आप उसको ये भी बता सकते हो इट्स नॉट अ जॉब, ठीक है? ये भी बोल सकते हो इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी ताकि उसका माइंडसेट में थोड़ा बहुत होके यहाँ पे लगाना पड़ेगा या मोस्टली जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि सब बेसिकली ये कोई जॉब नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें उन एक्टिव पर्सन्स की नीड है, जो दिन में 2 से 3 घंटे दे सकते हो एंड उसके साथ-साथ हमें उन पैशनेट पर्सन्स की नीड है, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड उसके साथ-साथ अम, उनके जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा हो। ओके, तो ये थी हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग। अब आते हैं हम फॉलो अप की तरफ, ठीक है? लास्ट में जो सेशन हुआ था उसमें मैंने फॉलो अप जो बॉन्ड क्रिएटिंग फॉलो अप है वो आपको बताया था कि किस तरह आप बॉन्ड के साथ पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड करके आप अपना फॉलो अप कर सकते हो। अब फॉलो अप जो होता है मेन मकसद हमारा फॉलो अप करने का, फॉलो अप कहते किसे हैं? जो डे 1 के बाद आप पर्सन को कॉल करते हो, मतलब कि जो हमारे प्लान एंड जो हमारी जॉइनिंग के दरमियान का प्रोसीजर होता है ना उसको हम कहते हैं फॉलो अप। लाइक हमारी क्लोजिंग के दरमियान का जो भी मटेरियल होता है वो होता है फॉलो अप। जितनी हमारी पर्सन के साथ कॉल्स जाती हैं, जितने हमारे पर्सन के साथ मैसेजेस जाते हैं, बेसिकली हम पर्सन को उस टाइम पीछा कर रहे होते हैं, उसकी मेंटालिटी को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे मेन पॉइंट इज दैट कि हम पर्सन के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। तो फॉलो अप का जो मेन मकसद होता है वो होता है बॉन्ड क्रिएट करना, पर्सन की मेंटालिटी देखना कि उसकी नीड है या ये उसकी ड्रीम है। ठीक है? ओके, जो फॉलो अप होता है मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि फॉलो अप मैं अपनी सीनियर से करवाती हूँ, बट सीनियर से करवाने से पहले मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सीनियर टाइम दे रही है कि 10:30 बजे आप पर्सन का फॉलो अप करवा लें, मैं पर्सन को टाइम दूंगी 10:15 का कि आपका कॉल करनी है मैंने एंड सीनियर से आपकी इंटरेक्शन करवानी है, सीनियर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगी, मैं आपको 10:15 पीएम पे कॉल करूंगी। अब 10:15 पे मैंने पर्सन को क्यों बोला है? क्योंकि वो 15 मिनट्स में मैंने पर्सन पे बॉन्ड भी क्रिएट करना है, पर्सन के साथ रिलेशन भी बनाना है और अगले सेशन की हाइप भी क्रिएट करनी है थ्रू मेरे सीनियर्स के थ्रू। तो 15 मिनट्स मैं पर्सन से खुद बात करती हूँ जिसमें मैं उसके साथ पर्सनल डिस्कशन, बॉन्ड क्रिएटिंग डिस्कशन, क्लैरिटी ऑफ लाइफ ये चीजें करती हूँ। फिर आफ्टर 15 मिनट बाद अपनी अपलाइन को ऐड करती हूँ और वो उनके साथ हाइप क्रिएशन वाला फॉलोअप करती हैं। सो जल्दी से बताती हूँ कि बॉन्ड क्रिएशन फॉलोअप किस तरह होता है और हाइप क्रिएशन फॉलोअप किस तरह होता है। आप भी मोस्टली ये किया करें कि आप पर्सन को जो टाइम देते हैं अपनी सीनियर से फॉलोअप कंडक्ट करवाया करें, बट उससे पहले आप पर्सन की 15 मिनट्स पहले टाइम दें, आपने खुद करनी है उनसे बात करनी है, आपने वहां पे उनके साथ रिलेशन फॉलो अप कर लेना है और आगे जो आपकी सीनियर आएगी वो हाई फॉलो अप कर लेंगे। अब ये दोनों किस तरह से करते हैं? रिलेशन फॉलो अप में सबसे पहला क्वेश्चन तो वही होता है, सेशन आपको अच्छे से समझ आया? सेशन में सबसे अच्छी बात क्या लगी? ओके, कितनी अच्छी लगी?
ओके। उसके बाद आपने पर्सन से करना होता है, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट किया था, ठीक है, आपने मेरे से डिस्कस किया था, आप प्रोस्पेक्टिव में पर्सन जो भी बात करवाता है, पर्सन कह रहा होता है कि मुझे पैसों की नीड है, या पर्सन कह रहा होता है मैंने इंडिपेंडेंट होना है, या पर्सन कह रहा होता है मैंने अपने फ्रीली टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। उस चीज को अब यहाँ पे आपने मजीद डिस्कस करना है, जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी अबाउट लाइफ। मैं एक स्टूडेंट की आपको एग्जांपल देती हूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट है एंड वो स्टडी कर रहा है। मैं कहती हूँ कि मैट्रिक का स्टूडेंट है या एफएससी का स्टूडेंट है, ठीक है। मैं उससे कहती हूँ कि बेसिकली आपने अभी तक अपनी स्टडी को कितना टाइम दिया है। ऑब्वियसली एफएससी का स्टूडेंट है तो 12 साल, वो फिर वो नर्सरी प्रेप, वो मतलब कि 14 साल उसने अपनी स्टडी को दिए होते हैं। फिर वो बता देता है 14 साल। फिर मैं उससे कहती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। आगे वो जो भी करता है, कुछ पर्सन जो कहते हैं वो एमबीबीएस करते हैं, कुछ कहते हैं बीएस करना है, वो डिफरेंट डिफरेंट आगे अपनी स्टडी बताता है। हम बीएस की एग्जांपल लेते हैं। कहता है बीएस करना है, मैं कहती हूँ ओके, मतलब कि 4 साल आपने आगे भी अपनी स्टडी को देने हैं। 14 ये एंड 4 वो कितने हो गए, 18। ओके। मुझे बताएं कि आपने पहले इन 14 साल की बात करते हैं, 14 साल में आपने अपनी लाइफ में अपनी स्टडी पे कितना इन्वेस्ट किया है। आपने अपनी स्टडी पे कितना इन्वेस्ट किया है। अब वो पर्सन आपके साथ डिस्कस करेगा कि कितना किया। मोस्टली लोग कहते हैं हमें तो याद ही नहीं है कि आपने अपनी स्टडी पे कितना इन्वेस्ट किया है। अच्छा, मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे बताएं कि हजारों में या मिनिमम लाखों में किया है। वो कहता है लाखों में तो हुआ होगा, कितने कितने, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मोस्टली लोग कहते हैं नहीं, इससे भी बहुत ज्यादा। कुछ कहते हैं हमने स्कॉलरशिप किया हुआ है। स्कॉलरशिप वालों को भी मैं कहती हूँ क्या अभी तक आपकी स्टडी पे जीरो इन्वेस्ट लगी है, मतलब बिल्कुल पैसा नहीं लगाया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लग जाता है, या हम कैंटीन के लिए पैसे लेके जाते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज आ जाती हैं कॉलेज में, स्कूल में, इसके लिए लगता है। मिनिमम मैं कहती हूँ कि 1 लाख रुपया लगा लिया, 2 लाख रुपया आपने लगा लिया। और जो प्राइवेट बड़े होते हैं उनको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, 5 लाख, 10 लाख लगाया मिनिमम। तो वो कहते हैं यस। तो मैं उन्हें कहती हूँ आगे भी आपने स्टडी करना है तो आगे कितना लगेगा, आपको पता है इस चीज के बारे में। तो मोस्टली मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ तो पर सेमेस्टर की फीस या पर ईयर की फीस की बात करूँ तो 35,000 मिनिमम होती है। तो 4 साल आपके आगे वो भी लगने हैं। चलो एग्जांपल लेते हैं कि आगे आपकी स्टडी पे मजीद 2 लाख लगने हैं, ठीक है। आपने 2-3 लाख पहले लगाए, 2 लाख आपके वो लगे, कुल मिला के मैं कहती हूँ 5 लाख आपकी स्टडी पे लग गया है। तो मुझे बताएं, 5 लाख आपकी स्टडी पे लग गया है, क्या वो इंस्टीट्यूट आपको इस बात की गारंटी देगा कि आपको आगे जाके जॉब मिलनी है? क्या वो यूनिवर्सिटी वाले, वो कॉलेज वाले, वो स्कूल वाले आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आगे जाके आपको जॉब मिलनी है? मोस्टली पर्सन कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये है, वो खुद अपने मुंह से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कि पहली तो बात है कि जॉब मिलती नहीं है। दूसरी बात है कि अगर जॉब मिल भी जाए तो स्टैंडर्ड की जॉब नहीं मिलती, जिस स्टैंडर्ड की आप जॉब डिजर्व करते हो और जो सैलरी आप डिजर्व करते हो वो नहीं मिलती। और सैलरी से हमेशा आपकी नीड्स फुलफिल होती हैं, आपकी ड्रीम्स कभी भी फुलफिल नहीं होती। देन उसके बाद पर्सन को मैं ये कहती हूँ कि चले ठीक है, आपने इतना बताया कि आपकी स्टडी भी इतना और आगे आपको जॉब नहीं मिली। चलो मैं कहती हूँ अगर आपको जॉब मिल भी जाती है, आपको क्या लगता है कि जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होनी है, आपकी स्टडी कंप्लीट है, आपको जॉब पर्सन में क्या आपको क्या लगता है कि लाइफ टाइम आपको जॉब, अगर जो जॉब कर कहती हूँ कि क्या लाइफ टाइम आप यहाँ पे काम कर सकते हो? कोई गारंटी है इस बात की? कोविड का मैं उनको याद करवाती हूँ कि कैसे कोविड में Recording लोगों को stopped. जॉब से निकाला गया ड्यू टू कोविड। वो सारी वजह से लोगों को जब वो जॉब्स वगैरह से निकाला गया। मुनाल होटल की उनको एग्जांपल देती हूँ, कितने वहां पे एम्प्लॉयज बेरोजगार हुए। तो मैंने कहती हूँ कि जो आपके पास वो चीज है ना, पहली तो बात है कि वो लाइफ टाइम की नहीं है। दूसरी मेन पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, एआई इतनी हावी हो चुकी है इंसानों पे, कि आने वाले दौर में आपकी सारी जॉब्स रिप्लेस होने वाली हैं एआई से। फिर वो उनको बता देती हूँ, चाइना की एग्जांपल देके, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में शॉपकीपर रोबोट है, वेटर्स वगैरह रेस्टोरेंट्स में रोबोट है, यूएई में एक रोबोट ने मेडिकल का टेस्ट पास किया है जो कि एमबीबीएस कर रहा है, फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला है। तो अब जब एक इंसान की जान बचाने वाला डॉक्टर आ सकता है, मुझे बताएं आपकी डिग्री का क्या होगा आगे जाके। पर्सन को यहाँ पे क्लैरिटी अबाउट लिए, ताकि वो आगे जाके जब हम उसको बताएं ना शॉपिंग का, तो वो ये ना कहे कि अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो उसको इस चीज के साथ रिलेट करवा सकते हैं कि देखो तुम अपनी ये स्टडी करो और इस तरह तुमने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो वो अमाउंट तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी स्टडी पे, अपना टाइम पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको श्योरिटी ही नहीं है उस चीज की। और एक जगह आपको 90% ये चीज बोली जा रही है, आपको क्या क्या चीज क्लियर नहीं हुई, आपका कोई ना कोई पॉइंट होगा जो क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद आगे पर्सन की मैं ड्रीम लिस्ट बनाती हूँ, ठीक है? अब ड्रीम लिस्ट किस तरह बनाती हूँ, सबसे पहले मैं उससे गोल्स एंड ड्रीम्स में डिफरेंट पूछती हूँ, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गोल्स एंड ड्रीम? जो कि आप सबको भी मेजॉरिटी पर्सन को नहीं पता होगा, गोल्स एंड ड्रीम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ड्रीम्स वो इंजन है जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है एंड आप उस फील्ड में जिस मकसद के लिए गए होते हो, मतलब वो मकसद होता है उस फील्ड में जाने का, और वहां पे सक्सेसफुल होते हो। तो सबसे पहले आपने उस पर्सन का वो इंजन बनाना है ताकि वो उस फील्ड में आए, तो उसके पास एक Recording इंजन in हो जिसके progress. थ्रू वो आगे जाए। ठीक है, तो आपने पर्सन को ड्रीम लिस्ट बनानी है जिसमें शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, सॉरी मिड टर्म ड्रीम्स एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स कि आने वाले 6 महीनों में इसको कैसी लाइफ चाहिए, मिड टर्म ड्रीम्स के आने वाले 1 साल में इसको कैसी लाइफ चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स के आने वाली ज़िंदगी वो कैसी स्पेंड करना चाहता है। मैं कहती हूँ इसी टाइम आपने 5-5 ड्रीम्स लिखनी है, 5 शॉर्ट टर्म में, 5 मिड टर्म में एंड 5 लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में। उसी टाइम लिखवा ली। मेरे से कहते हैं मेरे से शेयर करो ये चीज़, क्या लिखा है आपने? अच्छा, वो मेरे से शेयर करता है। मोस्टली जो होता है मैं कहती हूँ मोस्टली पर्सन जो होते हैं आईफ़ोन लेना है, मम्मा-पापा को उम्रे पे बेचना है, अपना घर लेना है, इंडिपेंडेंट होना है, बाहर जाना है, अपना बिज़नेस बनाना है, ये सारी चीज़ होती है। मैंने कहती हूँ कि कोई भी एक ड्रीम उठा लेती हूँ, मैंने कहती हूँ कि आपकी ये ड्रीम है, आपके इन ड्रीम्स पे आपको क्या लगता है कितना इन्वेस्ट होगा? कितने पैसे लगेंगे इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए? वो तो कहता है बहुत ज़्यादा होंगे। तो मैंने कहा कभी सोचा है इस ड्रीम को फुलफिल करने की, कभी लाइफ़ में कुछ किया है? मोस्टली पर्सन कहते हैं नहीं अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो मैं कहती हूँ कि कैसे ये ड्रीम्स फुलफिल होंगी? अच्छा, वो लाखों की उसकी कैलकुलेशन जब करवाती हूँ ना मैं, जैसे किसी ने लिखा हुआ है कि मैंने कार लेनी है, मैंने घर लेना है, मैंने मम्मा-पापा को उम्रे पे भेजना है, मैं उसको कहती हूँ कितने कौन-सी कार लेनी है? वो कार कितने की है नहीं पता, गूगल करवाती हूँ, जाएँ गूगल पे सर्च करें, कॉल पे रह के उसकी सारी वो मैं लिखवाती रहती हूँ उससे। अच्छा, घर लेना है, कैसा घर लेना है? आज के दौर में कितने का घर बनेगा? वो लिखवा दिया। उम्रे पे भेजना है, अच्छा कितने पैसे लगेंगे? वो सब कुछ एस्टिमेट लगा दिया, कैलकुलेट करती हूँ कितनी अमाउंट बनी। लाखों में, करोड़ों में वो बंदा अमाउंट बता रहा होता है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी ये सारी ड्रीम्स चंद पैसों में पूरी हो सकती है एंड आपकी लाइफ 360 के एंगल पे रोटेट होके चेंज हो सकती है, तो कैसा रहेगा? पर्सन को बोलती हूँ कैसा रहेगा? तो मतलब कि उसका माइंडसेट डेवलप कर रही हूँ कि आगे वो जब मैं उसको अमाउंट बताऊँ शॉपिंग की, तो उसकी ड्रीम्स रिकॉल कर सकूँ कि फलानी ड्रीम्स पे इतनी लाखों की ड्रीम्स हैं आपके पास, ठीक है? तो आपको उसके लिए अगर हज़ारों में वो चीज़ मिल सकती है, तो व्हाई नॉट? क्यों नहीं उसके लिए कुछ किया जाए? वो ड्रीम तो फिर ड्रीम बन जाएगी, गोल्स तो नहीं होगा। अब मैं ये ड्रीम्स एंड गोल्स में डिफरेंस नहीं एक्सप्लेन कर सकती। इंशाल्लाह फिर कभी हुआ तो मैं आपको मज़ीद इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ड्रीम्स क्या होती है, गोल्स क्या होती है, सक्सेसफुल पर्सन ड्रीम्स को किस तरह से लेके चलते हैं, गोल्स को किस तरह से लेके चलते हैं एंड वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल किस तरह से होते हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं पर्सन को वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करती हूँ। पर्सन को ड्रीम एक्सप्लेन करती हूँ, ड्रीम किसे कहते हैं, गोल किसे कहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन्स की क्या निशानी है, वो सब कुछ उसे एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि उसकी मेंटालिटी डेवलप होती जाए। ठीक है? तो ये मैंने पर्सन को बिल्कुल क्लैरिटी अबाउट लाइफ दे दी है। अपने प्लेटफ़ॉर्म के अकॉर्डिंग उसका माइंडसेट डेवलप कर लिया है। जब वो अपनी ड्रीम्स बताता है ना, मैं उससे एक क्वेश्चन ये भी करती हूँ, आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसी चीज़ है जिससे लगे कि मेरी ये सारी ड्रीम्स फुलफिल हो सकती हैं? जो अक्लमंद होता है ना, उसको तो वो चीज़ होगी, वो शुरू से वो कह देगा कि जी ये प्लेटफ़ॉर्म है ना, इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सक्सेसफुल होके अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता हूँ। तो वो खुद अपने मुँह से बोलेगा। फिर मैं उससे वो क्वेश्चन करती हूँ अमाउंट वाला कि ये ड्रीम्स अगर आपकी कुछ अमाउंट भी पूरी हो जाए, ठीक है? कहीं पे मतलब आपने अगर 100% पैसा लगाया एक जगह पे, उसके बदले आपको 1% पैसा लगाना पड़े एंड आपकी लाइफ 360 के एंगल पे रोटेट हो जाए, तो कैसा लगेगा? तो ये पर्सन को दे दी है मैंने क्लैरिटी अबाउट लाइफ। बॉन्ड क्रिएटिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये था मेरा फ़ॉलो-अप। अब आगे आ जाता है सीनियर का फ़ॉलो-अप। लाइक आप अगर किसी के अपलाइन हो, तो कैसे अपने डाउनलाइन्स का आगे वो फ़ॉलो-अप हाइप के लिए कंडक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी मैम को ऐड करते हो ना कॉल पे, ख़्याल रखा करें कि मैम की जो रिस्पेक्ट है, उसको मेंटेन रखा करें। मैम का जो बिज़ी शेड्यूल है, पर्सन को लगे कि भई सीनियर है, तो बिज़ी है, ठीक है? तो आप अपने डाउनलाइन से अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्वाइनिंग के बाद भी और उस टाइम भी, ठीक है? खुद भी अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो एंड उसके साथ-साथ अपने डाउनलाइन से भी, चाहे वो पेंडिंग है, जो भी है, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करवाओ, उनकी वैल्यू उनको बताओ।
सो आपने पर्सन को कॉल पे लेना है, अस्सलाम वालेकुम। पर्सन को पहले कॉल पे लिया, फिर उसके बाद आपने मैम को कॉल पे लेना है। मैम को सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मैम कि आपने बिज़ी स्केड्यूल में से मेरे पर्सन के लिए टाइम निकाला। बेसिकली मेरे साथ ये पर्सन है जिसका मैं नाम ले लेती हूँ अली, मेरे साथ बेसिकली पर्सन है अली एंड माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सो लाइक इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यूअस भी करना चाहते हैं। सो मैंने कहा कि इनकी डिस्कशन थोड़ी मैं आपसे करवा दूँ एंड आप इनका थोड़ा-सा इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। तो सीनियर आगे अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेगी, पर्सन से इंट्रोडक्शन लेगी, अपना इंट्रोडक्शन देंगी। उसके बाद क्या होता है कि कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, कंपनी के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, ईएसबीआई मॉडल उनसे पूछेंगी, पैसे कमाने की 4 टाइप्स बताई गई थी, वो टाइप्स कौन-सी हैं? पर्सन बोलेगा ईएसबीआई मॉडल, इन्वेस्टमेंट और डिफरेंस में आपने पर्सन से पूछना है इनमें डिफरेंस क्या है इन्वेस्टमेंट और बिज़नेस में। और उसके बाद पर्सन को क्लियर करने के बाद आपने उसको मज़ीद क्लियर करना है कि बेसिकली बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। ये पॉइंट यहाँ पे मस्ट पर्सन का क्लियर किया करो। अच्छे से क्लियर होगा तो आगे पर्सन के माइंड में ये नहीं आएगा कि पहले क्यों नहीं बताया था इन्वेस्टमेंट होती है। ये आपने उसके साथ क्लियर कर दिया। उसके बाद आपने पर्सन कहना है कि काफ़ी माशाल्लाह आपका अच्छा माइंडसेट है। मुझे बताएँ आप इसको फुल टाइम लेके चलना चाहते हो, पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हो? आप ज़िंदगी में प्रेफ़र क्या करते हो? स्मार्टर करते हो या हार्ड वर्क करते हो? ओके, क्या ज़िंदगी में लेना चाहते हो? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम? इस तरह के क्वेश्चन्स पर्सन से करने हैं चॉइस वाले जिसमें पर्सन एक चीज़ को सिलेक्ट करे। फिर पर्सन को थोड़ा-सा एप्रिशिएट करना है कि माशाल्लाह आपकी मेंटालिटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आप माशाल्लाह से इस चीज़ को मैं मज़ीद आपकी अपलाइन के साथ डिस्कस करूँगी। आप कितना एक्टिव रहे हो, आपने किस तरह से सेशन के नोट्स शेयर किए हैं, ईच एंड एवरीथिंग देके देन उसके बाद जो है आपकी आपको आगे नेक्स्ट सेशन में बिठाने की परमिशन मिलेगी। एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नेक्स्ट सेशन में गए ना, तो वो ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसको फॉलो करते हुए 96% लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और 96% लोग जो है वो वीकली 20 टू 30,000 मिनिमम अर्न कर रहे हैं। दैट्स इट। ओके, ये हो गया पर्सन का हाइप क्रिएटिंग फॉलो अप और वो फॉलो अप, दैट्स इट। तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक जिसमें पर्सन को इनवाइट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना एंड फॉलो अप करना बताया गया था, जिसमें आपने पर्सनल फॉलो अप भी, बॉन्ड क्रिएटिंग फॉलो अप जिसे कहते हैं, दूसरा फॉलो अप हाइप क्रिएटिंग, ये दोनों चीजें हो गई हैं। डे वन के बाद पर्सन को मस्ट आईडी बना दिया करे। पर्सन जब आईडी ओपन करता है बहुत मोटिवेट होता है। जब पर्सन आपकी वो जो मैम होती है आपका हाइप क्रिएटिंग फॉलो अप करके जाती है, उनसे एक वॉइस नोट बनाया करें उस पर्सन के लिए। उनका मैम को बताया करें कि मैम जिस पर्सन का आपने फ़ॉलो अप किया एक वॉइस नोट बना दें। उन पर्सन का नाम ये है तो मैम फ़ॉलो अप करवाएँगी कि आपका वॉइस नोट बनाएँगी कि आपके पर्सन थे अली, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और मैंने देखा कि वो किस तरह से एक्टिव है, तो काफ़ी अच्छा उनका बायो माइंडसेट और बिज़नेस माइंडसेट है। तो इंशाल्लाह वो आगे ग्रोथ ले सकते हैं। सो काइंडली आप उसकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कर लें। तो फिर उसको वो जो है आईडी बना के दे दो एंड आईडी ओपन करवाओ। फिर उसके बाद उनको डे 2 सेशन दो, ठीक है? तो आपकी अपलाइन ने नेक्स्ट सेशन की हाइप भी क्रिएट कर ली एंड उसके साथ-साथ पर्सन पे जो डर होता है ना, वो भी बैठ जाएगा। ओके, सो यहाँ तक थी सारी चीज़ें, आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? बेसिकली एक्सप्लेन करने को बहुत कुछ है, मैंने शॉर्ट-शॉर्ट चीज़ें मेन-मेन एक्सप्लेन किया। क्लियर है सब? बहुत ज़बरदस्त था। फ़ायका मैम आपका सेशन माशाल्लाह से क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा और बहुत लेंथी है और हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो बहुत जी। शॉर्ट टाइम में आपने बहुत अच्छा कवर किया और सबके रिव्यूज़ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं सेशन को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आज के सेशन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो मैं भी इनपुट देना चाहूँगा उसमें थोड़ी-सी, जो मुझे लगता है कि बतानी ज़रूरी हैं आज के सेशन में। क्योंकि हमारा वक़्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं सेशन की जो चीज़ें थी उनको मज़ीद डिटेल में लेकर नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट ओवरव्यू दूँगा। सबसे पहली चीज़, जब आप किसी भी पर्सन को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो चाहे वो नॉन पर्सन हो, चाहे वो अननोन पर्सन हो, तो हमेशा पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग करते हुए उसकी नेचर देखना बहुत ज़रूरी है कि अगला इंसान किस नेचर का है। इस दुनिया में हर इंसान एक डिफरेंट नेचर का है, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम बोलना पसंद करते हैं। कुछ लोग थोड़ा फ़नी टाइप होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सडियल टाइप होते हैं। मतलब हर इंसान एक अलग-अलग नेचर का होता है। तो सबसे पहले आपको नेचर जज करनी है अगले इंसान की, कि अगला इंसान किस नेचर का है और उस इंसान को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही प्रोस्पेक्ट करना है। रूल नंबर 1। सेकंड रूल ये है कि जिस वक़्त आप पर्सन को कॉल पे लेते हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि पर्सन कॉल पर ही नहीं आते। तो उसका मैं लास्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में बता चुका हूँ कि जो पर्सन बोले कि जी मैसेज पे बता दें या जो पर्सन बोले कि वॉइस पे बता दें। आप बोले मुझे एक बताएँ, मैं आपको काम की डिटेल्स देने के लिए आया हूँ या आई हूँ, तो आप मुझे इस बात को बताएँ कि काम की डिटेल मैं वॉइस मैसेज पे टाइप करके कैसे बता सकती हूँ? क्योंकि डेफ़िनेटली अगर मैं आपको डिटेल दूँगा या दूँगी,
तो आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग, और जब आप क्वेश्चन करेंगे मुझे अगेन उसके आंसर्स करना पड़ेंगे, तो हमारी कन्वर्सेशन बहुत लेंथी हो जाएगी और ना तो आपको बात ठीक से समझ आएगी, ना ही मैं ठीक से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो बेटर आप 5 मिनट निकालें या 2 मिनट निकालें, हम एक बहुत शॉर्ट सी कन्वर्सेशन करेंगे आपस में, और उसमें मैं आपको बहुत क्विकली डिटेल दे दूँगा, क्योंकि आपका वक़्त भी कीमती है और मेरा वक़्त भी कीमती है। सेकंड चीज़, जिस वक़्त आप प्रोस्पेक्टिंग की कॉल लें, तो प्रोस्पेक्टिंग की कॉल लेते हुए आपने सबसे पहला जो काम करना है, वो करना ये है कि आपने अगले पर्सन से सलाम करना है, उसका हाल-चाल पूछना है, जैसा कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया। तीसरा सवाल आपका ये होना चाहिए कि आप क्या करते हैं? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये लाज़मी होना चाहिए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कि आप अपने बारे में शॉर्टली थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है? वो पर्सन से आपने ये तीसरा सवाल लाज़मी करना है। जैसे ही वो बंदा बताएगा जी मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट करना है। वो पर्सन बताएगा मैं जॉब करता हूँ, जॉब के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट करना है। वो बंदा अगर वो पूछे जी मैं फलानी क्लास का स्टूडेंट या मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ या मैंने मैट्रिक का स्टूडेंट, जिस तरह भी वो अगला बंदा आपको अपनी, या मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जो भी अपनी कैटेगरी बताएँगे ना, आपको हमेशा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बात करनी है उनसे, ना कि आपको सेम प्रोस्पेक्टिंग करनी है। मेजर पर्सन क्या मिस्टेक करते हैं कि एक प्रोस्पेक्टिंग लिख लेते हैं और बार-बार उसी को रिपीट करते हैं हर इंसान के ऊपर, उससे उनको रिजल्ट्स नहीं आते। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पर्सन की नेचर देखनी है कि वो किस कैटेगरी का पर्सन है, वो आपको 2 से 3 सवालों के अंदर पता चल जाएगा। दूसरी बात, जब पर्सन आपको अपना बता देगा जी मैं ये करता हूँ या मैं ये करती हूँ, तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल आपका ये होना चाहिए, क्या आपने इससे पहले कोई ऑनलाइन काम किया है? या आपकी कोई इससे पहले कोई ऑनलाइन आपने कोई क्लासेस ली हों, कोई एक्सपीरियंस रहा हो? ये बात पूछनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो उसके बाद की चीज़ें हैं ना, वो आपने इस सवाल के बाद ही गाइड करनी है। अगर कोई बंदा किया है, तो उसको अलग तरीके से गाइड करना है। जो बंदा बोले मैंने नहीं किया हुआ, उसको अलग तरीके से गाइड करना है। तो सबसे पहले जब ये 4 सवाल हो जाएँगे ना, तो उसके बाद आपने अपने बारे में बताना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अगले बंदे को एप्रिशिएट करें 4 सवालों के बाद। देन आपने क्या बात करनी है कि आप और यहाँ से आपका प्रोफेशनलिज़्म शुरू होना चाहिए। दस आपने अपने बारे में बताना है, माई सेल्फ दिस नेम फ्रॉम दिस एंड मैं ये काम करता हूँ। अपने बारे में बताया प्रोफेशनल वे में। एंड आई एम वर्किंग एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन व्हिच जो कि आपको सिखाती है कि मैं एक ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहा हूँ जो कि आपको सिखाती है कि आप कैसे घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं। ये आपने एक प्रोफेशनल वे में उनको बात करनी है। ठीक है? अब यकीनन आपके ज़हन में एक सवाल चल रहा होगा कि आपको काम क्या करना है? तो मैं आपको काम के बारे में रिलेट करता चलूँ। आपको भी पता है इंटरनेट पर बेशुमार किस्म के काम होते हैं और मोस्टली जो मेजर काम होते हैं वो ई-कॉमर्स और मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा काम भी ई-कॉमर्स का ही है। हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल को डील करती है और डायरेक्ट सेल की बेस के ऊपर ही आपको कमीशंस देती है। अब ये काम कैसे करना है उसकी एक बहुत लंबी डिटेल है जो कि मैं आपको कॉल के ऊपर नहीं समझा सकता, और डेफिनिटली कंपनी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, काम किस तरह से करना है, कहाँ पर करना है, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको कॉल पर डिस्कस नहीं कर सकता। इन तमाम बातों को सिखाने के लिए हमारी कंपनी की जानिब से 2 दिन की मेंटरशिप क्लासेस हो रही हैं जिसमें ये तमाम बातें आपको सिखा दी जाएँगी। मैं भी आपको एक बहुत शॉर्टली प्रोस्पेक्टिंग बता रहा हूँ कैसे पता करनी है, और बड़ी प्रोफेशनल वे के अंदर रहकर। अब हमारी कंपनी की जानिब से 2 दिन की प्रोफेशनल क्लासेस हैं जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखा दी जाएगी। आपको ए टू ज़ेड सारी की सारी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी, और ये क्लासेस जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। डेफिनिटली अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसमें आपको कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, वरना बहुत से लोग हैं जो इतनी बातें सिखाने के पैसे लेते हैं और आप यही चीज़ें सीखने के दूसरों को पैसे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैसे नहीं देने, आपकी ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप अवेलेबल हो सकते हैं, 8:15 बजे हमारी कंपनी की क्लासेस हैं। आप मुझे बताएँ, अगर आप अवेलेबल हैं देन मैं आपकी सीट रिज़र्व करती हूँ। अदरवाइज़ वो फिर सीट किसी और के पास चली जाएगी और जो ज़रूरतमंद जिसके नसीब में हुआ वो उसको मिल जाएगा। आपने थोड़ी-सी सेशन की हाइप वहाँ पे लाज़मी रखनी है कि जी हमारे पास पर्सन बहुत ज़्यादा है, सीट बहुत लिमिटेड है। अगर आप कहते हैं कि आप अवेलेबल हो सकते हैं तभी मैं आपकी सीट रिज़र्व करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। बंदा कहेगा जी मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, या जी मैं आप मुझे रिकॉर्डिंग दे देना, तो आपने उसको साफ मना कर देना कि जी कंपनी की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो सेशन लाइव है और आपको लाइव ही अटेंड करना है। ठीक है? तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कोई मजबूरी बताए कि जी मैं हॉस्पिटल में हूँ या मैं कुछ ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं अटेंड नहीं कर सकता, या मैंने कोई फौतगी में जाना है या मेरे घर का कोई प्रॉब्लम हो गया, इमरजेंसी हो गई, तब आप बंदे को रिकॉर्डिंग की बात करें। अदरवाइज़ बंदों को जो भी बात बोले रिकॉर्डिंग का, डायरेक्टली इनकार कर देंगे जी रिकॉर्डिंग नहीं है। और रिकॉर्डिंग अगर हुई भी मैं पता करता हूँ, लेकिन वो बहुत पुरानी होगी, लेकिन जो बातें आपको इस सेशन में लाइव सीखने को मिलेंगी ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलेंगी। तो बेहतर ये है कि आप लाइव अटेंड करें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, इंटरनेट आपके पास है, ज़ूम आपके पास है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यकीनन कह सकती हूँ कि अगर आपने ये सेशन अटेंड किया, तो आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिलेंगी, जो आज तक आपने कभी पहले नहीं सीखी होंगी। तो इसके बाद जो आपके क्वेश्चन्स होंगे, हम इसके बाद अगेन कॉल करेंगे, सेशन के बाद मैं आपको कॉल करूँगा या कॉल करूँगी। देन आपके जितने भी क्वेश्चन्स होंगे उसका मैं आंसर करूँगा।
ये हो गई बात प्रोस्पेक्टिंग की। उसके बाद चलते हैं फ़ॉलो अप की तरफ। फ़ॉलो अप में आपको चंद बातों का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। वो चंद बातें कौन-कौन सी है, मैं बड़ी स्पीड में चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। मैं क्योंकि इस पूरा सेशन रिवाइज़ कर रहा हूँ। आपको चंद बातों का ख़्याल क्या रखना है कि सबसे पहले आपको 3 कॉल्स करनी है। डे 1 और डे 2 के दरमियान में आपकी टोटल 3 कॉल होनी चाहिए और 1 कॉल आपकी डे 1 से पहले होनी चाहिए, जो कि प्रोस्पेक्टिंग की कॉल है। प्रोस्पेक्टिंग कॉल सेशन डे 1 शुरू होने से पहले उसको रिमाइंडर देना है। डे 1 खत्म होने के बाद उसको आपने कॉल करनी है पर्सन को, जो कि फ़ॉलो अप शुरू हो जाएगा। फ़ॉलो अप में आपने क्या करना है कि जो पहली कॉल होगी ना, उसमें पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल बात नहीं करेगा। जो प्रोस्पेक्टिंग की कॉल होगी ना, उसमें पर्सन आपके साथ ना तो ईज़ी होके बात करेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें, आप किसी अननोन पर्सन के साथ मिलते हैं ना, तो आप जब उसको बात करते हैं, तो आपके अंदर भी एक हिचकिचाहट होती है और जिस पर्सन से आप बात कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी एक हिचकिचाहट होती है। तो एक-दूसरे से बात करते हुए डर भी लग रहा होता है और सोच रहे होते हैं यार क्या बात करें, कैसे ना करें, थोड़ा-सा ना बंदा हिचकिचा रहा होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि आप किसी बस में बैठे हैं, एक फीमेल के साथ एक दूसरी फीमेल बैठ गई है या एक मेल के साथ एक दूसरा मेल बैठ गया। आप पहले एक-दूसरे से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसमें आप एक-दूसरे से हल्की-फुल्की बात करेंगे। हल्की-फुल्की बात से फिर आप शुरू हो गए, आप क्या करते हैं? जी, मैं ये करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ। थोड़ी-थोड़ी बात चलते-चलते आपकी हिचकिचाहट भी खत्म होती जाएगी और आपकी आपस में दोस्ती भी हो जाएगी और बॉन्डिंग भी बन जाएगी। बिल्कुल इसी फ़ेज़ को यहाँ पर शिफ्ट करें कि जो आपकी पहली प्रोस्पेक्टिंग की कॉल होगी, उसके अंदर आपकी ना तो बॉन्डिंग होगी, ना दोस्ती होगी, उसमें हिचकिचाहट होगी। जिसमें वो बंदा भी आपसे बात करता हुआ हिचकिचा रहा होगा और आप भी उससे बात करते हुए हिचकिचा रहे होंगे क्योंकि पहली मुलाकात है। उसके बाद जब सेशन खत्म होगा डे 1 का, जो आपकी दूसरी कॉल होगी ना, उसमें आप दोनों की हिचकिचाहट थोड़ी-सी कम हो चुकी होगी। तब आपने उनसे थोड़ा-सा रिलैक्स होके बात करनी है कि हाँ जी, आपने सेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा? आपने क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिली? आपने उससे थोड़ा-सा रिव्यू लेना है। अब आपको सेशन में सर ने बताया होगा कि आपको एक होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, वो चीज़ें देनी है, ये आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि जब आप कल को कंपनी को रिप्रेज़ेंट करें, तो आपको कंपनी के बारे में इन तमाम चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस कंपनी में आगे चल सकते हैं। वहाँ से आपकी कॉल शुरू होगी, फिर जैसा कि मैम ने बताया, अपने सीनियर के साथ ऐड ऐड करें, उनसे एक टेस्ट दिलवाएँ उनका, फिर पर्सन की आईडी क्रिएट करके दें, उससे पर्सन मोटिवेट हो और उसको बोलें कि मैं कल मॉर्निंग में आपको कॉल करूँगा और मज़ीद चीज़ें डिस्कस करूँगी। उसके बाद डे 1 का सेशन, डे 1 वाली नाइट खत्म होगी। अगले दिन सुबह को मॉर्निंग में आपने उसे टाइम फिक्स करना है और उसको अगेन कॉल करनी है। वो जो कॉल होगी ना, वो बहुत इंपोर्टेंट कॉल होगी क्योंकि उस कॉल के अंदर आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होने वाली है और पर्सन की वाइब क्रिएट होने वाली है। जैसा कि मैम ने बताया कि आपने पर्सन से ड्रीम लिस्ट बनवानी है, आपने पर्सन से उसकी नीड पूछनी है। सबसे मेन चीज़ होती है पर्सन की नीड कि आखिर उसको चाहिए क्या? उसको आपने ये बताना है कि ग्लोबल ग्लोबल जॉइन करने के बाद आपको मिलेगा क्या? मेन बात ये है कि वो जो कॉल होगी उसमें आप दोनों की हिचकिचाहट भी कम हो चुकी होगी। आपने उससे पूछना, जी आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आपने क्या सोचा है, आपको क्या करना है? पाकिस्तान के हालात तो कितने बुरे हैं, आपको भी पता है जॉब्स की क्या सिचुएशन है, कितने को पैसे बंदा कमा लेता है। अगर एक गाड़ी बनानी हो तो कैसे ले, घर बंदे ने बनाना हो कैसे ले, शादियाँ कैसे करे, इतना-इतना जहेज़ कैसे ले। आपने थोड़ी-सी बातें करनी है मुल्क के हालात के ऊपर कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं, लोगों को कितना मुश्किलात पेश आ रही हैं। देन आपने अपने बारे में बताना है कि मैं ये करता था पहले, फिर मेरी ये लाइफ़ थी, फिर मेरी एक दिन इसी तरह मेरी लाइफ़ में भी ग्लोबल ग्लोबल आया, मैंने भी इस तरह सेशन अटेंड किया, इस तरह मेरी भी सिलेक्शन हुई और ज़िंदगी में आस्ता-आस्ता करके मेरी लाइफ़ चेंज होती गई, मेरी लाइफ़ में पैसे आने शुरू हो गए, मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई, मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई। या फिर आप हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि वो अपने पेरेंट्स को उम्रा कराएँ। ग्लोबल ग्लोबल एक वाहिद ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ना कोई टारगेट भी नहीं दिया जा रहा है। कंपनी हर महीने कुरंदाज़ी की बेस के ऊपर आपको उम्रा पैकेज दे रही है। लाइक अगर इस कंपनी में आप जॉइन है ना, तो ये समझ लें कभी ना कभी आपकी सुनी ज़रूर जाएगी, आपका भी नाम ज़रूर आएगा। तो ये देखें कि आप इसके ज़रिए कितना अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को पूरा करवा सकते हैं। आप यहाँ से पैसे कमा के अपना घर बना सकते हैं, वरना अगर आप जॉब की कंडीशंस देखें, तो 50,000 में तो लोग आजकल अपना किचन बनने नहीं चला पा रहे। हम कैसे करें? हर किसी को साइड बिज़नेस की ज़रूरत है। आस्ता-आस्ता करके उसके ज़हन में ग्लोबल ग्लोबल को बिठाते जाना आपने। वो थोड़ा-थोड़ा करके जो उसके ग्लोबल ग्लोबल उसके ज़हन में बैठता जाएगा ना, वो आपकी ये कॉल है, वो कम से कम आधे पौने घंटे की लाज़मी होनी चाहिए। फिर आपने उसकी हाइप क्रिएट करनी है डे 2 की, तो अभी तो आपने सीखा ही कुछ नहीं है। असल चीज़ तो जो सीखने वाली वो है कंपनी का मार्केटिंग प्लान और वो आपको डे 2 में सीखने को मिलेगा। असल जो कंपनी का पैसा है वही चीज़ तो आपको सीखने को मिलेगी डे 2 में। तो असल जो बात है वो तो है ही अभी डे 2 में, वो बड़ा मज़ेदार सेशन होने वाला है। आपने पर्सन के अंदर डे 2 की हाइप क्रिएट कर देनी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए डे 2 अटेंड करने के लिए। तभी पर्सन की आपकी बॉन्डिंग बनेगी और कभी भी पर्सन डे 2 अटेंड करने के बाद आपको ब्लॉक करके नहीं जाएगा। और एक बात बहुत ख़ास ख़्याल रखना है, जैसा कि मैम ने बताया कि वो पर्सन के पास आपका व्हाट्सएप नंबर ज़रूर सेव होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर सेव होने का मतलब है वो पर्सन आपके स्टेटस देखेगा, स्टेटस देखे डेली बेसिस पे देखेगा आपको क्या-क्या अचीवमेंट मिल रही है, लोगों को क्या-क्या अचीवमेंट मिल रही है, कितने-कितने पेआउट्स मिल रहे हैं, कितना-कितनी चीज़ें मिल रही हैं, कितने रिवार्ड मिल रहे हैं, फ़ोन मिल रहे हैं, तो वो पर्सन आपका पेंडिंग में है। वो जब ये चीज़ें देखता जाएगा उसको ऑटोमैटिकली खुद ही माइंड बन जाएगा, वो खुद वापस आएगा इंसान आपके पास। तो पर्सन का नंबर लाज़मी सेव करवाना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद पर्सन की आपके ऊपर जब आपके साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो गई,
डे 2 शुरू होने से पहले उसके बाद एक और कॉल करनी है, जी हमारा 1 घंटे बाद डे 2 सेशन आप तैयार है ना उसके लिए? हाँ, इंशाल्लाह ताला ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, मतलब मिलके उसको थोड़ा-सा हाइप पंप कर दें और डे 2 अटेंड करवा दें। ये है हमारा फ़ॉलो अप। अब डे 2 अटेंड करने के बाद जो आगे क्लोजिंग का फ़ेज़ है ना, वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है? तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैंने बहुत सी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो अब मेरा मुझे ऐसा लगता था कि आपको बतानी चाहिए और मुझे इस पूरे सेशन को रिवाइज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपके अगले सेशन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।